हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय रश्मि नामदेव पर। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की ऑर्गेनिक पोर्शन कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो कार्बन और इसके यौगिकों में हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे? हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे सजातीय श्रेणी हैं, और कौन कौन से सजातीय श्रेणी देखे थे? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हमने एल्केन सजातीय श्रेणी जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आया था, है ना, और अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में किसको किसको देखे थे? हम लोगों ने देखा था एल्कीन और एल्काइन। और आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, या आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर या बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, वो है फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। देखिए, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं मैं आपको अगर बताऊं तो हमने लास्ट वीडियो में हाइड्रोकार्बन पढ़े जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, लेकिन यदि उन हाइड्रोकार्बन वाले यौगिकों में एक हाइड्रोजन परमाणु को यदि किसी अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, इन परमाणुओं के द्वारा यदि उसे निकाल कर खुद बैठ जाए यानी प्रतिस्थापन कर दिया जाए, तो जो इस तरह के यौगिक बनते हैं वह विशेष समूह लेकर बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रियात्मक समूह, और इन परमाणुओं को हम कहते हैं विषम परमाणु। बात समझ में आई? यानी हमने देखा था हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। अब यदि कोई पूरे यौगिक में से किसी एक हाइड्रोजन को यदि हम ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन परमाणु से अलग कर दें, तो इन परमाणुओं को जो उसकी जगह लगा है, उस हाइड्रोजन की जगह लगेगा, उसे हम कहते हैं विषम परमाणु। और अब जो यौगिक बनेगा वह एक विशेष गुणधर्म वाला होगा, क्योंकि अब वो हाइड्रोकार्बन के साथ एक क्रियात्मक समूह भी लगा के रखा हुआ है उसने। चलिए, तो अब हम क्रियात्मक समूह की परिभाषा देखते हैं। देखिए, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़ा हुआ परमाणु या परमाणुओं का समूह। वही परमाणु अभी मैंने बताई, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हैलोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है ना, ये सभी कार्बन के साथ बंध बना लेते हैं। तो परमाणुओं का समूह जो उस कार्बनिक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण है ना, अब हाइड्रोकार्बन से उसके जो गुण होंगे वो बदल जाएंगे और विशेष रूप से रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको जैसे बताती हूँ, हमने लिखा कैसा? CH4। ठीक है, अब हम एक और लिखते हैं, दूसरा यौगिक CH3Cl। एक और यौगिक हम और लिखते हैं CH3OH। ठीक, एक यौगिक और लिखते हैं CH3CHO। एक यौगिक और लिखते हैं CH3COOH। ठीक, अब देखिए, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि इसके कुछ पोर्शन जैसे ये CH3, यदि हम CH4 को ऐसे लिख दें CH3 और ये डैश में भी H, CH4 ही हो गया। आपको दिखेगा कि इन सभी यौगिकों में CH3 वाला पोर्शन एक समान है, एक समान है, CH3 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 CH3, लेकिन इस तरफ का पोर्शन अलग अलग है। यहाँ H है, यहाँ Cl है, यहाँ OH है, यहाँ CHO है, यहाँ COOH है। तो ये जो अलग पोर्शन है, अलग पार्ट है, परमाणु या परमाणुओं का समूह है। तो इसके कारण इन सभी यौगिकों के विशेष गुण प्रदर्शित होते हैं। इसी कारण इस वाले भाग को ही हम इन यौगिकों का क्रियात्मक समूह कहते हैं। आई बात समझ में? यानी इसका क्रियात्मक समूह क्या है? सिंगल बॉन्ड Cl। इसका क्रियात्मक समूह क्या है? सिंगल बॉन्ड OH। ये सब कार्बन से जुड़े हैं।
इसका क्रियात्मक समूह क्या है? सिंगल बॉन्ड CHO। इसका क्रियात्मक समूह क्या है? सिंगल बॉन्ड COOH। यानी ये क्लोरो, ये हो गया ऑल एल्कोहल है, ये है एल्डिहाइड, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इसके क्रियात्मक समूह हो गए। ठीक है, यानी यौगिकों में ऐसा भाग या ऐसा परमाणु जिसे हम विषम परमाणु भी कह रहे हैं, जो इनके अभिलाक्षणिक गुणों का निर्धारण करता है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। चलें बढ़े आगे। अब कौन कौन से आपके क्रियात्मक समूह हैं ये हम देख लेते हैं कि आपके अभी टेंथ में आपके जो क्रियात्मक समूह हैं, देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? एक है Cl, ठीक, और एक है OH। ये अभी समूह का नाम लिख देंगे। देखिए ये है हेलोजन जिसे हम क्लोरो भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्लोरो। ठीक है, क्लोरो समूह। इसके अलावा हेलोजन हम इसको X से भी फ्लोरो, हाँ ब्रोमो, हम कुछ भी ऐसा कह सकते हैं, तो ये हेलोजन होता है। ठीक है, और ये है OH, इसको हम बोलते हैं एल्कोहल। कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्कोहल क्रियात्मक समूह। ये हो जाता है CHO, ये हो जाता है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है ना, एल्डिहाइड। और एक होता है इस तरह से C और ये O, इसको हम कहते हैं कीटोन। ये क्रियात्मक समूह का क्या नाम है? कीटोन। ठीक, और एक होता है COOH, इस क्रियात्मक समूह का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इन क्रियात्मक समूह का हम एक एक उदाहरण देखते हैं। ये सिंगल बॉन्ड के साथ Cl, ये सिंगल बॉन्ड के साथ OH, ये सिंगल बॉन्ड के साथ CHO, ये डबल बॉन्ड के साथ CO कीटोन है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। अब हम ये देख लेते हैं इसका, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो जाता है CH3Cl। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक, ये इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं CH3OH, ये हो जाएगा मेथेनॉल। फिर एक उदाहरण ये देख लेते हैं, इसमें C पहले से HCHO, ये है एक कार्बन है इसलिए मेथेनल। और यहाँ पर एक देख लेते हैं HCOOH, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका नाम लिख दूं, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। ठीक है, एक कार्बन है इसलिए क्लोरोमीथेन, Cl लग गया ना तो क्लोरोमीथेन। और ये है एक कार्बन, यहाँ पर भी है, इस OH के कारण जो सफिक्स है वो क्या लगता है? मेथेनॉल। चंद्र बिंदु लगा के नॉल कीजिए। ठीक है, ये प्रत्यय लगता है, ऑल प्रत्यय। अभी हम इसका एक एक उदाहरण और देखेंगे और सभी क्रियात्मक समूह का अच्छे से नामांकन देखेंगे। ठीक है, तो मेथेनॉल चंद्र बिंदु के साथ, ये है एक कार्बन, यहाँ पर भी है, तो ये भी हो जाएगा मैथेनल। देखिए ध्यान रखिएगा, ये OL है इसका। ठीक है, इंग्लिश में भी नाम लिख देती हूँ, ये है मेथेनॉल, OL ऑल, और ये है मेथेनल, NaL, मेथेनल। ठीक, और यहाँ पर एक कार्बन है यहाँ पर भी, इसलिए इसके नाम में जो प्रत्यय लगाते हैं वो है ओइक अम्ल। तो एक कार्बन वाला हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल। ठीक है, मैथेनोइक अम्ल। ठीक, तो इतना लिखते हैं।
इसको समझते हैं। ये है क्रियात्मक समूह। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं और 4 क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नाम लिखिए। तो ये है उसका साइन, यानी ये सूत्र में सिंगल बंध के साथ ये संकेत है। ये उसके नाम है क्रियात्मक समूह के। ये एक एक उसका उदाहरण है, ठीक है ना, ये उदाहरण है और इन उदाहरणों का ये नाम है। तो इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आपने नोट कर लिए होंगे। अब एक एक क्रियात्मक समूह का हम IUPAC नामांकन पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, ये IUPAC नामांकन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो 10th लेवल तक जितनी मतलब इनके नियमों की आवश्यकता है उतना मैं अभी आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो हम IUPAC नामांकन पढ़ेंगे। देखिए, IUPAC नामांकन में जो कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए, वो है, एक चीज़ होता है मूल शब्द, ठीक, मूल शब्द। ये मूल शब्द, या हम इसी को रूट वर्ड कहते हैं, ये मूल शब्द वास्तव में किसी भी यौगिक में कार्बन परमाणु, यानी अपन ने कार्बन और उसके यौगिकों में श्रृंखलन पढ़े थे ना, कि कार्बन के ही अन्य परमाणुओं से मिलकर लंबे लंबे श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो मूल शब्द जो होगा वो कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कितने कार्बन होंगे, है ना, यानी कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाता है कि उसकी श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु होंगे, वो उसका मूल शब्द है। अपन ने मूल शब्द में देखे थे मीथेन, है ना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक, ऐसा देखे थे। 10-10 देखे थे अपन ने। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के अपन ने 10-10 उदाहरण देखे थे, ठीक है। तो अब मूल शब्द के आगे कुछ लगता है प्रत्यय, है ना, जैसे अभी हम लगा रहे थे ऑल, हाँ, ऑल, ओइक, अम्ल, अल, इस तरह से लगा रहे थे। और कई बार उसके आगे जो है ये उपसर्ग भी लग जाता है, उपसर्ग, ठीक। तो अभी आपको जितने हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जितने क्रियात्मक समूह जो आपके 10th में दिया है, उनको देखेंगे, ठीक है। तो मूल शब्द अपन ने अब एक एक उदाहरण देखते हैं कि हम मूल शब्द कैसा बना रहे हैं, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक क्रियात्मक समूह एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल क्रियात्मक समूह लिया, ठीक। अब मैं देखिए, अपन ने सजातीय श्रेणी भी पढ़े थे, यानी एक सामान्य सूत्र द्वारा हम यौगिकों की एक श्रृंखला यानी समूह प्राप्त कर लेते हैं, उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो इसका भी हम एक सामान्य सूत्र बना सकते हैं, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH, ये लीजिए, ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। और इसके नाम के आखिरी में OL ऑल, है ना, OL ऑल, या ये देखिए ऑल, ऐसा लगा देते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, इंग्लिश में तो आसान है कि मीथेन जब हम इंग्लिश में लिखते हैं और उसके आखिरी का ई हटा के ऑल लगा देते हैं, लेकिन हिंदी में अब जो ई ए इसका अलग से तो होता नहीं है, वो उसी में जुड़ा रहता है, तो हम एल्केनॉल कर देंगे। क्या कर देंगे, एल्केनॉल। हाँ, तो चलिए अब हम उदाहरण देखते हैं। अगर हमने पहला सदस्य लिया तो CH, ये देखो 2 एकम 2 और 1 3, CH3OH, ठीक है। अब हम इसके 5-5 लिख के देखते हैं, 5-5 सदस्य। बाकी का आप लोग अपनी कॉपी में खुद लिख लेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपसे बना या नहीं बना। तो ये हो गया C2H5OH, देखिए 2 दूनी 4 और 1 5, फिर C3 3 दूनी 6 और 1 7 OH, C4H देखो 4 दूनी 8 और 1 9, और फिर क्या हो जाएगा OH, C5 ये H क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11,
और ये हो जाएगा OH। ठीक है, अब हमें ये मालूम है, हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों के नामांकरण करे हैं, तो हमें ये पता है कि ये C जो है एक है, इसलिए ये हो जाएगा रूट वर्ड, इसका हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा रूट वर्ड? वास्तव में मीथेन नहीं, मैथ इसका रूट वर्ड होगा, और उसके साथ हम प्रत्यय क्या लगा देंगे? ऑल। प्रत्यय लगाएंगे ऑल, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा मीथेनॉल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? मीथेनॉल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला है, इसलिए एथ है ना, तो ये एथ धन ऑल, ऑल हम ऑल हर बार लगा देंगे, और ये हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। 3 कार्बन वाला है, हम ब्यूटेन लिखते थे, ब्यूटीन लिखते थे, प्रोपेन लिखते थे, प्रोपीन लिखते थे, या प्रोपाइन लिखते थे। अगर एल्केन है तो प्रोपेन, एल्कीन है तो प्रोपीन, और एल्काइन है तो प्रोपाइन। अब यहाँ पर हम प्रोप भर करेंगे, प्रोप धन ऑल कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब यहाँ पर 4 है, तो ब्यूट धन ऑल, और ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल। और ये 5वां का क्या हो जाएगा? पेंट धन ऑल, और ये हो जाएगा पेंटेनॉल। आ गई बात समझ में? पेंटेनॉल। ठीक, तो इस तरह से हम इसका IUPAC नामांकरण कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। और देखिए यहाँ पर भी हमको एल्कोहल के ही, यानी एल्कोहल क्रियात्मक समूह का ही यौगिकों का पूरा समूह मिलता चला जा रहा है। हम चाहें तो कार्बन संख्या 10 तक भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, ये भी एल्कोहल का क्या हो जाएगा? सजातीय श्रेणी। क्या हो जाएगा? होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी। याद आ गया? अपन ने सजातीय श्रेणी क्या पढ़े थे कि यौगिकों का ऐसा समूह जिसको किसी एक सामान्य सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। इनके गुणों में क्या होती है? क्रमिकता होती है। वास्तव में भौतिक गुणों में क्रमिकता होती है और रासायनिक गुण एक समान होते हैं। और भौतिक गुणों में क्रमिकता क्यों होती है? क्योंकि लगातार यहाँ पर उसका आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है। देखिए यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, इसका आणविक द्रव्यमान कम होगा। ये कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 5 हो गया, तो आणविक द्रव्यमान धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ता है। इसके कारण सजातीय श्रेणी के यौगिकों के भौतिक गुणों में क्रमिकता पाई जाती है, लेकिन सभी के सभी एल्कोहल हैं, तो इनके रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। तो चलिए अब आप ये एल्कोहल क्रियात्मक समूह का लिखें, फिर अगला पढ़ेंगे। चलिए अब हम अगला क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड पढ़ते हैं। ठीक है ना? एल्डिहाइड, इसका भी सामान्य सूत्र हम लिख सकते हैं CnH2n+1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CHO। लेकिन इसकी खास बात क्या होगी? हम इसकी खास बात अभी देखते हैं। पहले आपको ये बता दूं, ये जो समूह है, ये हम बार बार जो लिख रहे हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। ये एल्किल ग्रुप है, यानी एल्केन का एक हाइड्रोजन निकल जाए। देखिए यहाँ 2n+2 होता था, एक हाइड्रोजन निकल गया है किसी अन्य परमाणु, ये परमाणुओं के समूह से, उसी को हमने विषम परमाणु कहा था ना, तो आप इसको R से भी लिख सकते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र आप ऐसे भी लिख सकते हैं RCHO। ठीक है, ये सामान्य सूत्र हो जाएगा।
और हम इसमें प्रत्यय या आपके बुक में लिखा हुआ है अनुलग्न, दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे, है ना। प्रत्यय लगाना है, नहीं पीछे लगाते हैं, या बुक में जो लिखा हुआ है अनुलग्न, हम यहाँ पर अनुलग्न लगाते हैं ए एल अल, है ना। क्या लगाते हैं हम? अ ल अल, ठीक। अब इसकी खास बात क्या रहती है कि यहाँ जो ऑलरेडी एक कार्बन है, तो जो पहला सदस्य होगा उसमें आर की जगह केवल और केवल एच होगा, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन तो पहले से है, यानी उसका एक कार्बन उसके क्रियात्मक समूह में ही है, इसलिए यहाँ पर आर बराबर किससे शुरू होगा? पहला एच, दूसरा सदस्य CH3, तीसरा सदस्य C2H5, और ये सिंगल बॉन्ड के साथ हमेशा रहेगा, अभी मैंने आपको बताया था। तो देखिए पहला सदस्य हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? HCHO, ठीक। दूसरा सदस्य लिखेंगे CH3CHO, ठीक है। तीसरा सदस्य यहाँ पर C2H5CHO, चौथा सदस्य लिखेंगे C3H7CHO, ठीक है। और पांचवा सदस्य 1 2 3 4 5, पांचवा सदस्य हो जाएगा HC4H9 और CHO, ठीक है। एक क्यों हमने कम किया है, केवल H क्यों लिए हैं? क्योंकि पहले सदस्य का कार्बन उसके क्रियात्मक समूह में ही उपस्थित था, ठीक। अब हम इसका IUPAC नाम लिख देते हैं, ये IUPAC नाम है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैथ धन अल, मैथ धन अल, ये हो जाएगा मैथेनल, ठीक है, मैथेनल। फिर ये 2 कार्बन वाला है तो एथ धन अल क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, इथेनल, ठीक है, इथेनल। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? प्रोप धन अल, ये हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल। अब ये क्या हो जाएगा? ब्यूट धन अल, ब्यूट धन अल, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल। और ये क्या हो जाएगा? ये 4 और 1 5 है ना, तो ये हो जाएगा पेंट धन अल, तो ये नाम हो जाएगा इसका पेंटेनल। अब देखिए ये सब तो मतलब IUPAC नाम तो ठीक है, लेकिन इनके जो कुछ सामान्य नाम यानी जो पुकारू नाम होते हैं ना, बोलचाल की भाषा वाले नाम, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार वो नाम दे के आपसे बोलता है कि IUPAC नाम लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए। जो ये HCHO है ना, इसको हम जानते हैं फॉर्मलडिहाइड के नाम से, ठीक है, फॉर्मलडिहाइड। और ऐसे ही ये दूसरा CH3CHO है, ये है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है ना, एसिटल्डिहाइड। ये तो फॉर्मलडिहाइड, एसिटल्डिहाइड, हाँ, ये 3 कार्बन वाला है, तो प्रोपल्डिहाइड ये उसके सामान्य नाम। लेकिन इन दोनों का आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में फॉर्मलडिहाइड और एसिटल्डिहाइड का IUPAC नामांकरण या IUPAC नाम बताइए, तो फॉर्मलडिहाइड का हो जाएगा मेथेनल और एसिटल्डिहाइड का हो जाएगा एथेनल। तो ये एल्डिहाइड आप लोग फटाफट से लिख लीजिए, फिर हम अगले उसमें चलते हैं। चलिए, तो लिख लिए होंगे। अब हम अगला जो क्रियात्मक समूह है वो कीटोन पढ़ते हैं, और कीटोन का जो सामान्य सूत्र है वो है RCOR। अच्छा, ये खास बात देखिएगा कि यहाँ दोनों R की जगह
यानी ये R और ये R, इन दोनों R की जगह हमको मैथिल ग्रुप ही रखना होगा। ठीक है, अब क्यों मैं अभी बताती हूँ। हम इसमें अनुलग्न क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं नोन। ठीक है, यानी हम अगर मान लीजिए ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का ई हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, नोन। ठीक, अब देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ये पहला कार्बन की जगह, हाँ, अगर मैं CH3 रखती हूँ और यहाँ CO और इस दूसरे R की जगह मैं अगर H रख देती हूँ तो क्या हो जाएगा, CHO। अभी एल्डिहाइड जो पढ़े थे वही आ जाएगा ना, इसीलिए हमको यहाँ पर H नहीं रख सकते। हम यहाँ हमेशा यानी पहला ही सदस्य इसका 3 कार्बन वाला पहला सदस्य होगा, क्योंकि हम किसी भी कंडीशन में मान लीजिए हमने यहाँ पर अगर H रख दिया और यहाँ हम CO और CH3 रख दें तो फिर से क्या हो जाएगा, CH3 CHO, एल्डिहाइड में बदल जाएगा। इसीलिए कीटोन का पहला ही सदस्य 3 कार्बन वाला होता है। अब 3 कार्बन वाला है तो जाहिर सी बात है कौन सा, हम क्या नाम लिखेंगे, 3 कार्बन वाले को हम बोलते हैं प्रोप, है ना, प्रोपेन या प्रोप धन नोन। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ये 3 देखो 3 कार्बन, ये 3 कार्बन वाला जो सदस्य है ये इसका पहला ही है, पहला सदस्य है। अच्छा, अब इसका भी मैं क्या बता दूं आपको, सामान्य नाम बता दूं, क्योंकि इससे भी ये पूछा जाता है। ये वास्तव में इसका सामान्य नाम है एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन। और ये इसका कौन सा नाम है, IUPAC नाम है, IUPAC नाम है प्रोपेनोन। किसका, एसीटोन का। ठीक है, अब हम इसके और सदस्य बना सकते हैं। हम ऐसा बना सकते हैं CH3 CO और यहाँ हम 2 कार्बन वाला ले सकते हैं C2H5। अब आपको देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनने हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या नाम हो जाएगा उसका, ब्यूट धन नोन। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। ठीक, तो इसके आप 2 ही सदस्य पढ़िए, क्यों, और मेन तो इसका एसीटोन आता है जिसको आपको नाम लिखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो अब आप कीटोन आप चाहें तो और बना सकते हैं। मैथिल ग्रुप जो है ये बढ़ाते जाइए, ये इधर इस तरफ भी, फिर ये C3 वाला ले सकते हैं, ये C3 वाला ले सकते हैं। ऐसे करके आप जितने चाहें सदस्य बना सकते हैं। जो 10th स्टैंडर्ड तक की हैं ये इतना पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो हम अब और आगे, अब हम अगला क्रियात्मक समूह पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र है RCOOH, ये उसका सामान्य सूत्र है। ठीक है, और इसमें जो अनुलग्न लगाया जाता है वो है ओइक एसिड, ओइक अम्ल है। क्या लगाया जाता है, ओइक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें अब R की जगह, यहाँ पर जो है वो R की जगह हम R बराबर पहला सदस्य H लेते हैं, दूसरा सदस्य पहले से ही 1 कार्बन है इसलिए H ले लिया, दूसरे सदस्य में हम CH3, फिर हम C2H5, ऐसे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो हम अगर पहला सदस्य लेंगे तो हम लिखेंगे HCOOH। ठीक, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ, और उसमें हम लगा देंगे ओइक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल। ठीक है, मैथेनोइक अम्ल। दूसरा सदस्य लेंगे CH3COOH, 2 कार्बन वाला है इसलिए एथ, और ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक, समझ में आ रही है बात कि नहीं, सो तो नहीं रहे हो। फिर C2H5COOH, ये क्या हो गया, 3 कार्बन, इसलिए हो गया प्रोपेनोइक
प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये क्रियात्मक समूह हैं। लेकिन वैसे ही सामान्य नाम हम देख लेते हैं इसके, ताकि अगर एग्जाम में सामान्य नाम लिखकर IUPAC नाम बोले तो आपसे बनना चाहिए। ये जो आपने लिखा है ये क्या है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये तो अब इसका जो सामान्य नाम, साधारण नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। क्या? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ये फॉर्मिक चींटियों में पाए जाने वाला अम्ल है, इसलिए इसका नाम हो जाता है फॉर्मिक अम्ल। और ये क्या है? इसका सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। आ रही है बात समझ में? तो ये सिरका, विनेगर या सिरका, चाइनीज़ खाना बनाते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा खट्टेपन के लिए डालते हैं ये विनेगर, एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक, मान लो ऐसे दे दिया कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं और फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल के IUPAC नाम लिखो, तो क्रियात्मक समूह की परिभाषा बन जाएगी। और ये फॉर्मिक अम्ल को हम कहेंगे मेथेनोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल को बोलेंगे हम एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब ये इसका भी है। अब ये जो है ये प्रोपियोनोइक अम्ल, इसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में यही नाम लेते हैं। लेकिन इनके जो नाम है, ये जो पुकारू नाम जैसे रहता है ना, वो ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसको भी आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये नोट कीजिए। फिर हम अगला पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम अगला क्रियात्मक समूह हैलोजन पढ़ते हैं। ठीक है, हैलोजन में हम कौन कौन से पढ़ सकते हैं? F यानी फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो या I आयोडो। ठीक है, ये इतने हैलोजन होते हैं। एक स्टेटिन होता है लेकिन वो रेडियो एक्टिव है ना, उसको हम नहीं पढ़ते यहाँ पर हैलोजन के रूप में। हम केवल फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये पढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें यानी ये प्रत्यय के रूप में, ये क्रियात्मक समूह प्रत्यय के रूप में ना होकर उपसर्ग के रूप में लगाया जाता है। और इसको हम सामान्य रूप से पढ़ेंगे हैलो, यानी सामान्य नाम हो जाएगा इसका हैलो एल्केन। ठीक, अब जो भी हैलो लिखा हो और जो भी कार्बन की संख्या एल्केन वाली हो तो उसके नाम में हम वैसे ही लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यदि हमने लिखा CH3Cl तो हैलो कौन सा है? क्लोरो, नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो, है ना। और एल्केन कौन सा है? एक कार्बन वाला, तो क्लोरोमीथेन। आ गई बात समझ में? ये क्लोरोमीथेन हो जाएगा। इसी तरह से C2H5, यहाँ Cl, तो यहाँ Cl ही है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्लोरो। और कितने कार्बन वाला है? देखिए 2 कार्बन वाला है, तो हो जाएगा इथेन, है ना, क्लोरो इथेन। अब मान लीजिए C3H7Br है, तो अब हैलोजन, ये हैलो एल्केन, तो हैलोजन कौन सा है? ब्रोमो, यहाँ Br लिया है ना, तो ये हो जाएगा ब्रोमो, है ना, ब्रोमो। कैसा हो गया? ये ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो और 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही अगर हम C4H9 I वाला ले लें तो हैलोजन कौन सा है? आयोडो, तो ये हो जाएगा आयोडो। और 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेन। ठीक, ये भी एक सजातीय श्रेणी मिल गई किसकी? हैलोजन की। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को IUPAC नामांकन जो आपके 10th लेवल का है, देखिए 10th लेवल तक का IUPAC नामांकन ही मैंने आपको समझाई हूँ। जब आप 11वीं में साइंस सब्जेक्ट लेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे IUPAC की पूरी डिटेलिंग। ठीक है, अभी आपके लिए इतना ज़रूरी था तो मैंने पढ़ा दी। तो ओके बाय। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।